Hello and welcome you all to the UPSC Path channel. So with maintaining the streak of weekly quiz video in this channel, I am present in front of you with the second weekly quiz video of the December month. So let's start without any delay. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व करना चाहिए एंड हाउ यू शुड अप्रोच वेल सॉल्विंग एंड एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीकली क्विज वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटमेंट की एंड देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो आई टेल यू गाइज व्हाइल सॉल्विंग और अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, प्लीज़ चेक द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या गया है। कई बार लोग करेक्ट कराते हैं और पूछा इनकरेक्ट जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स को हाल फिलहाल में जो है आरबीआई द्वारा शेड्यूल्ड बैंक का लाइसेंस दे दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा ये बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स आर लिस्टेड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं हमारे, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेकंड शेड्यूल के अंडर जो है लिस्टेड होते हैं। बट थर्ड स्टेटमेंट सेट दैट कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो है उनको जो मेंटेन रखना होता है CRR दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो एंड SLR दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो थर्ड वन इज़ आल्सो करेक्ट, बट फोर्थ वन स्टेटमेंट सेड कि शेड्यूल्ड बैंक्स हैव एक्सेस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो वैसे फोर्थ स्टेटमेंट जो है सही है एंड द सेकंड वन इज़ रॉन्ग हेयर। वाई? बिकॉज शेड्यूल्ड बैंक जो है वो लिस्टेड होते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नहीं, RBI एक्ट 1934 के अंदर जो है यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक को लिस्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड देखते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जो है आरबीआई ने जो है पेटीएम पेमेंट बैंक्स को जो शेड्यूल्ड बैंक का लाइसेंस यहाँ पर दे दिया है। एंड शेड्यूल्ड बैंक्स की हम बात कर रहे थे, तो वो जो है फॉल करता है अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, नॉट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बात करते हैं कि कैसे एक बैंक को जो है शेड्यूल्ड बैंक का जो है लाइसेंस यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो एज पर आरबीआई देयर आर बोथ two condition which should be fulfilled to get the scheduled bank license by the RBI। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि to have banks paid up capital plus reserves equal to minimum 5 लाख और more। तो कम से कम 5 लाख का यहाँ पर बैंक के पास जो है होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सिंपल बात है क्योंकि 5 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट नहीं है टू बी कलेक्टेड और टू अकोमोडेट। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर बड़ी आसानी से फुलफिल हो जाती है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है जो कहती है, तो सेकंड कंडीशन कहती है कि जो बैंक है क्या वो अपने बैंक्स के जमाकर्ताओं के हितों के हिसाब से कार्य कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स बैंक डूइंग बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू द बैंक डिपॉजिटर्स। तो ये वाली कंडीशन जो है आरबीआई फुलफिल या देखता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ व्हेन द फर्स्ट कंडीशन गेट सेटिस्फाइड। तो पहले 1 साल का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर चेक किया जाता है आरबीआई द्वारा कि बैंक क्या नॉट डेट्रीमेंटल हैं अपने बैंक डिपॉजिटर्स की तरफ। सो व्हेन दीज 2 कंडीशन फुलफिल, तो यहाँ पर शेड्यूल बैंक का जो है लाइसेंस दे दिया जाता है आरबीआई द्वारा। सो हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की यहाँ पर बात की थी, वो क्या चीज़ होती है? तो ये एक तरह की विंडो है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है सिर्फ बैंकों के लिए, ताकि वो जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और इन एमरजेंसी टाइम पीरियड तो वो आरबीआई से जो है लोन ले सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीकली क्विज वीडियो। तो यहाँ पर NHRC के रिगार्डिंग जो है, NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप वीकली क्विज वीडियो कि जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हैं पहले वीडियो को जो है स्टॉप करके खुद से अटैम्प्ट कीजिए एंड देन आप उस क्वेश्चन के मेरे बताए गए एक्सप्लेनेशन के साथ
टैली करिए कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं या कैसे आपकी अप्रोच हो रही है और आपको किस हिसाब से जो है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना चाहिए। सो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि NHRC जो है दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज़ फॉर्म्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 2006। तो पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज़ दैट कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ NHRC। सो सेकंड वन स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ द ऑप्शन डी दैट इज़ नीदर वन नॉर टू। तो चलते हैं इससे रिलेटेड इशू की तरफ एंड इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम देखते हैं कि आपको कैसे जो है अप्रोच करना चाहिए था। जिनका गलत हो चुका है, जिनका सही है वो सही टाइम और सही अप्रोच के साथ चल रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो रिसेंटली क्या हुआ कि 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 10 दिसंबर को। एंड यहाँ पर बात की गई भारत के राष्ट्रपति दैट इज़ श्री राम नाथ कोविंद जी द्वारा कि यहाँ पर आपको डिबेट रखनी चाहिए राइट टू क्लाइमेट जस्टिस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी प्रकोप चल रहा है एंड विच लीड्स टू अ वेरी ह्यूज क्लाइमेट चेंज इफ़ यू सी द रिपोर्ट ऑफ IPCC विच इज़ अनदर टॉपिक टू डिस्कस। तो यहाँ पर हम सिर्फ NHRC की अभी बात कर लेते हैं। तो NHRC का जैसे मैंने बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज़ करेक्ट, बट ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी not under the Prevention of Human Rights Act 2006 but under the Prevention of Human Rights Act of 1993, जिसके अंदर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रावधान था। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करूँ तो सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पर लिखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ NHRC विच इज़ इनकरेक्ट। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को वहाँ पर चेयरपर्सन का तबका दिया जाएगा तो SHRC में चेयरपर्सन का किसे मिलेगा, वो जज को तो दे नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये जो बारीक बारीक चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो है यहाँ पर चेयरपर्सन बनाया जा सकता है NHRC का एंड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ SHRC। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 को लाया गया, जिसमें अदर मेंबर्स की जो प्रावधान था सिर्फ 2 का था जिसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया, जिसमें से एक जो है कंपलसरी या मैंडेटरी आप कह लीजिए वुमेन होनी ही चाहिए एंड अलाउ किया गया अदर बॉडीज़ जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, National Commission for the Scheduled Tribes, National Commission for the protection of person with disabilities and the National Commission for Women। इन सब के चेयरपर्सन को यहाँ पर एज ए मेंबर ऑफ NHRC भी अलाउ कर दिया गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। So this is all about this question and let's move to the next question. सो द अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो देखते हैं हर स्टेटमेंट की तरफ, क्या वो सही हैं या क्या वो गलत हैं और किस हिसाब से वो सही या गलत हैं हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंटेंसिफाइड इन द धनुष मिशन इज़ टू एंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 2 years एंड द प्रेगनेंट वुमेन। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेट दैट कि पोषण अभियान जो है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था वह करता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स। सो दिस वन इज़ अगेन द राइट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन सी दैट इज़ बोथ 1 and 2। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन अगेन। सो अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट की तरफ। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934। तो क्या ये सही है या गलत है
तो इस स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट कहती है बिल्कुल सही है। आरबीआई द्वारा ही जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। व्हाट सेकंड स्टेटमेंट सेड इज़ दैट कि एनबीएफसी दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनीज कैन इशू चेक्स, कि वो इशू कर सकते हैं चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि आपकी एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स, विच इज़ द करेक्ट वन। दैट इज़, तो आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज़ द ऑप्शन बी, बोथ 1 and 3। सो लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई द्वारा यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर अनाउंस किया गया, किसके लिए? एनबीएफसीज के लिए। कौन सी एनबीएफसीज के लिए? बोथ डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है? सॉरी फॉर ऑल दैट बैकग्राउंड वॉइसेज। सो वी आर ऑन द पीसीए फ्रेमवर्क, दैट इज द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। उसमें क्या क्या होता है? सो इट टेल्स अबाउट हाउ द एनबीएफसी शुड ऑपरेट एंड इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी, कि आपकी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन या एनपीएज के रिगार्डिंग या ऑडिटिंग के द्वारा जो है कैसे आपकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, कैसे आपकी जो है फाइनेंशियल अप्रोच रहनी चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, कि आपको रूरल एरियाज़ में कैसे या कितने % आपको देना है, एंड जो बच जाता है वो आपको जो है नाबार्ड का जो द्वारा इनिशिएटिव है जो कि रूरल सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वर्क करता है, उसको देना चाहिए। एंड ऑल दिस ऑडिटिंग फ्रेमवर्क एंड द पेनल्टीज़ इफ़ एनबीएफसी जो है चूक जाते हैं अपने जो ऑर्डर या फिर बेंचमार्क्स जो सेट किए गए हैं उसको पूरा करने में, तो पेनल्टीज़ उन पर क्या लगेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑडिटिंग एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ द एनबीएफसी ऑफ बोथ डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। सो एनबीएफसी क्या है यहाँ पर? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड जो कि इन्वॉल्व हैं किस एक्टिविटीज़ में? लोन्स, एडवांसेस, सिक्योरिटीज़ लाइक डिबेंचर्स, bonds, etc. And these are regulated by the RBI under the RBI Act of 1934. Okay, and these are registered under the Companies Act of 1956. So ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड वन इज़ इट विल हेल्प टू लिमिट द ग्रोइंग एनपीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीएस दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द एनबीएफसी, एंड डिपॉजिटर की जितनी भी प्रोटेक्शन हो सके उनके डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग, बिकॉज एनबीएफसी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डिपॉजिट आल्सोज विच आर डिपॉजिटेड बाय देयर डिपॉजिटर और कस्टमर्स। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का फंडा ही ये है कि आपके जो एनपीएज है जो ग्रो हो रहे हैं एनबीएफसीज में भी एंड बैंक्स में भी, जैसे कि आप रोज़ अखबारों में पढ़ते ही होंगे, तो उनको जो है लिमिट रखने के लिए एंड डिपॉजिटर की जो प्रोटेक्शन हो सके उनकी अमाउंट से रिलेटेड जो उन्होंने डिपॉजिट करा है एनबीएफसीज में, उसके रिगार्डिंग जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर अनाउंस किया गया है आरबीआई द्वारा। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो लॉक फॉर शेल काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये क्या है? तो ये क्या नया लॉजिस्टिक मैकेनिज़्म है या फिर ये कोई न्यू ऐप है जो कि आपका रियल टाइम व्यू बताएगा ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, दैट इज़ कि जो भी पेरिशेबल गुड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये जो है लॉक फॉर शेल उसकी रियल टाइम जो है आपको बताएगा कि कहाँ पर पहुँच चुका है, कहाँ से निकला है, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। सो इज़ दिस ऑल अबाउट लॉक फॉर शेल? क्या वो ऑप्शन सी साइबर सिक्योरिटी फ्लो किससे रिलेटेड है, या फिर डी इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव टू लैंड मनी बाय पीएसबी टू द शेल कंपनीज? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी फ्लो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्लोज दैट हैव बीन डिस्कवर्ड येट। तो ये क्या करता है और कैसे वर्क करता है? सो इसके अंडर जो है अब अगर आप कोई नॉन आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन या नॉन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो हैकर्स क्या है उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है पोटेंशली
हार्म कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर या आपका कोई भी डिवाइस, और वेदर इट इज़ पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड्स, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कुछ भी हो, तो वो उस मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। सो हाउ इट वर्क्स इज़ क्लियरली डिफाइंड इन दिस डायग्राम, तो आप देख सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि दैट आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस जो कि दिए जाते हैं एमपीज़ को इन द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 105 सिर्फ एमपीज़ के रिगार्डिंग प्रिविलेजेस की बात करता है। सो इट इज़ करेक्ट। एंड द सेकंड वन इज़ कि अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिड नॉट फॉल अंडर द पेरिफेरी ऑफ द आर्टिकल 105 विच इज़ द रॉन्ग वन। आर्टिकल 105 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी जो है प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट ओनली। एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो रिसेंटली इशू क्या था कि जो 2 तृणमूल कांग्रेस के एमपीज़ हैं एंड द अदर 3 कांग्रेस के एमपीज़, उन्होंने जो है एक प्रिविलेज मोशन यहाँ पर मूव करा किसके अगेंस्ट, यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द राज्यसभा मेंबर जस्टिस रंजन गोगोई, दैट इज़ द फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंट in the MPs in the parliament working। तो this is all about the issue and article 105 जो कि डील करता है MPs के privileges से के रिगार्डिंग, एंड आर्टिकल 194 जो कि डील करता है MLAs के privileges के रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर में। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि टू बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल शुड बी एन इंडियन सिटीज़न। मतलब क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, या क्राइटेरिया कह लीजिए आप, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए आपका जो एक क्वालिफिकेशन है कि आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। एंड व्हाट सेकंड स्टेटमेंट सेड कि अ हाई कोर्ट कॉलेजियम इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो सेकंड वन इज़ द रॉन्ग वन। वाई? बिकॉज हाई कोर्ट का कोलिजियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है जिसे हेड करते हैं सीजीआई, जो कि अभी चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब हैं, उनके साथ जो है अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस को मिलाकर जो है ये कोलिजियम बनता है, और जिनकी रिकमेंडेशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र यहाँ पर की जाती है। तो सेकंड वन इज़ रॉन्ग एंड द फर्स्ट वन इज़ यहाँ पर सही है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए, दैट इज़ ओनली 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। तो हाल फिलहाल में इशू क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है थिंक कर रही है, सोच रही है कि NJAC मैकेनिज्म, दैट इज़ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 2014 में लाई गई थी एंड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, उसको दोबारा से लाने की यहाँ पर सोच रही है। तो NJAC क्या करेगा? NJAC वॉज सपोज टू सक्सीड या सुपरसीड कर लेगा कोलिजियम सिस्टम को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करता है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम कब सामने आया था? कोलिजियम सिस्टम हमारे सामने आया था अंडर द सेकंड जज केस 1993, जब यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की यहाँ पर बात की गई थी एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पर कंसेंसस के हिसाब से मान लिया गया था और प्रावधान कर दिया गया था। लेटर ऑन थर्ड जज केस ऑफ 1997, इसके अंदर जो है यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन को बाइंडिंग ठहराया गया कि जो भी कोलिजियम यहाँ पर रिकमेंडेशन देगी, whether it is regarding the high court judges appointment and the supreme court judges appointment, it is the binding in nature। लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसे एक बार वापस जो है भेज सकते हैं कोलिजियम को टू रीथिंक, लेकिन अगर वही नाम जो है कोलिजियम द्वारा दोबारा भेजे जाएं तो यहाँ पर जो है वो नाम बाइंडिंग हो जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि वो उन्हें अपॉइंट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल UPSC पाथ को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू